हाय फ्रेंड्स, मनोमैनिया स्टडी चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। मैं मनमोहन सिंह आप लोग का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो सीरीज में सिंधु घाटी सभ्यता का लगभग सारे टॉपिक समाप्त कर लिए थे, तो उससे जो हमारा अगला आ रहा है वो है हमारा वैदिक काल या वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता पढ़ने से पहले, जैसा कि सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोगों ने पढ़ा था कि मार्टिमम व्हीलर ने उसका जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं जो विश्वसनीय टाइम पीरियड था वह बताया था 2350 से लेके 1500 बीसी तक। तो उसी 1500 बीसी के बाद के जो रहन सहन, जीवन शैली या विभिन्न तरह की कलाओं में या जो भी उनका रहने का दिनचर्या या जो जीवन शैली जो भी था उनमें परिवर्तन देखने को मिला। और उस समय के बाद से 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक को एक अलग सभ्यता के रूप में देखा जाने लगा, जिसको हम वैदिक सभ्यता के रूप में पढ़ते हैं। तो वैदिक सभ्यता पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि वैदिक शब्द का मतलब क्या होता है। तो वैदिक एक संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है जानना। वैदिक जो है विद धातु से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है जानना या ज्ञान। वैदिक सभ्यता की टाइम पीरियड की बात करें तो यह 1500 से लेकर के 600 बीसी तक का अपने कालखंड समेटे हुए है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो मूलभूत परिवर्तन हुए थे या उस सभ्यता के बाद जो ये हमारा वैदिक सभ्यता आया था, तो वहां पर सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग देखते थे कि वह एक मातृसत्तात्मक था। वहां पर कृषि का ज्यादा योगदान रहा है उस सभ्यता में। लेकिन वैदिक सभ्यता में हम देखेंगे कि यहाँ पर पशुपालन को ज्यादा महत्वपूर्णता दिया जाता है, जो कृषि है वो बाद में आती है। समाज देखेंगे तो समाज यहाँ पर पितृसत्तात्मक हो जाता है। जो पूजे होते हैं वहाँ सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ देवी की पूजा या वृक्ष की पूजा होती है। यहाँ पर आते आते सारे पुरुष देवताओं की प्रधानता हो जाती है। तो यह एक प्रकार से देखा जाए तो पुरुष प्रधान सभ्यता के रूप में देखा जाता है। यहाँ पर लोहे का प्रयोग देखेंगे धीरे धीरे बाद में आता है। तो इस प्रकार इनमें कभी कभी सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर देखने को मिल जाता है। तो यदि हम वैदिक सभ्यता को ढंग से पढ़ेंगे तो हम अंतर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो वैदिक सभ्यता का जो कालखंड है वो 1500 से लेकर 600 बीसी तक है। और 1500 बीसी से 600 बीसी जो है, इसमें भी देखा जाए तो इसको भी दो भागों में बांट दिया गया है। वो कौन कौन से भाग हैं? वैदिक सभ्यता पढ़ने के लिए हम लोग सबसे पहले इसके कालक्रम को पढ़ेंगे, फिर उत्पत्तिकर्ता कौन है। उत्पत्तिकर्ता में हम देखेंगे कि जो बताए गए हैं उत्पत्तिकर्ता वो निवासी कहाँ के हैं। उसके अलावा स्रोत देखेंगे, स्रोत में पुरातात्विक एवं जो साहित्यिक स्रोत हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उसको देखेंगे। इसके अलावा हम इसकी जो स्रोत मिलेंगे साहित्यिक स्रोत, जिसमें वैदिक साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। तो वैदिक साहित्य की विशेषताओं को पढ़ लेंगे तो ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम इसकी जो विशेषताएं बचेंगी उन सबको विशेषताओं को एक में देख लेंगे, एक पूरे चार्ट के माध्यम से समझ लेंगे। तो कालक्रम जैसा कि हमने अभी देखा कि 1500 से लेकर 600 बीसी है। इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक काल कहते हैं, जो कि 1500 से लेकर के 1000 बीसी तक है। और दूसरा उत्तर वैदिक काल, जो कि 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक। ये जो 600 बीसी, अच्छा ये सोच रहे हैं कि 1500 से लेकर के 600 बीसी तक ही क्यों माना गया है। तो भारतीय इतिहास में ऐसा देखा गया है कि जहाँ भी जीवन शैली, रहन सहन, भाषा में परिवर्तन देखने को मिलता है, वहां से एक नया सभ्यता की शुरुआत हो जाती है। तो यह 600 बीसी एक ऐसा समय है, ऐसा टाइम पीरियड है जहाँ पर हम द्वितीय नगरीकरण को देखेंगे। यहाँ पर द्वितीय नगरीकरण शुरू हो जाता है। धीरे धीरे करके अगर धार्मिक रूप में देखेंगे तो धार्मिक आंदोलन शुरू हो जाते हैं। नए नए धर्म उभर करके आते हैं, जिसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म आगे तक जाएंगे। इसके अलावा अगर देखें राजनीतिक स्तर पर बात करें तो जो जनपद रहता है उसी में से जो हमारा ये मगध महाजनपद के रूप में आगे विकसित होगा। तो यहाँ तक आते आते एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। इसके पूर्व से मतलब 600 से पूर्व के जो पहले हैं उनसे 600 बीसी से आगे जाते हैं तो बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। इस कारण से उसके बाद का जो हमारा वो रहेगा उसको हम उत्कर्ष के रूप में देखेंगे। मगध महाजनपद या जनपद काल के रूप में उसको हम पढ़ेंगे। द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत होगी। तो फिलहाल अभी हम देख रहे हैं पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल का टाइम पीरियड क्या है, तो 1500 से 1000 ईस्वी बीसी। एंड उत्तर वैदिक काल का क्या है, तो 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक। दूसरे में हम आते हैं उत्पत्तिकर्ता। तो उत्पत्तिकर्ता शब्द आते ही एक शब्द आता है आर्य।
मतलब वैदिक सभ्यता के उत्पत्तिकर्ता निर्माता के रूप में किसे जानते हैं, तो वो आर्य को जानते हैं। आर्य कौन थे, अब इसको देखते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे कि आर्य कहाँ से आए थे। तो जो एशिया वाला प्रदेश था, बैक्टीरिया मध्य एशिया वाला, उस साइड से आते हुए कुछ ईरान में थे, उसके बाद कुछ भारत में आए थे। तो ये जो आर्य हैं, आर्य शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था, सबसे पहला बार तो मैक्स मूलर ने 1853 में किया था। तो ये एक ऑब्जेक्टिव बन जाएगा आपका कि आर्य शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया, मैक्स मूलर ने। कब किया, 1853 ईस्वी में। दूसरा हम देखेंगे कि ऋग्वेद में भी देखिएगा तो 33 बार आर्य शब्द का उल्लेख किया गया है, अर्थात कहीं ना कहीं यह वैदिक सभ्यता आर्यों से जुड़ी हुई थी। दूसरा में देखेंगे कि जो ये आर्य हैं, आर्य कोई जाति सूचक या व्यक्तिगत ये कोई शब्द नहीं है, ये एक भाषा सूचक शब्द है, जाति सूचक शब्द नहीं है। तो भाषा सूचक शब्द में भी देखेंगे तो यह एक संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है श्रेष्ठ, उत्तम, कुलीन, सज्जन, साधु, कुछ भी कह लें। मतलब यह एक भाषा सूचक शब्द है, ना कि जाति सूचक शब्द। तो आर्य के बारे में हमने इतना समझा। अब आता है कि आर्य अगर थे तो ये निवासी कहाँ के थे। तो निवासी इनके में मतभेद है विद्वानों में, इतिहासकारों में। ऐसा इसलिए कि कुछ आत्मनिष्ठ हैं, वस्तुनिष्ठ में जवाब नहीं दिया जाता है। जो भी विद्वान है, इतिहासकार हैं, वो इसको आत्मनिष्ठ के रूप में अपने आप से जोड़ने को प्रयास करते हैं, अपने प्रदेश, अपने देश से। तो इस प्रकार हम देखें तो कुछ लोगों ने भारत का बताया है, कुछ लोगों ने भारत से बाहर का बताया है। तो जो भारत में बताए हैं तो कश्मीर एवं हिमालय के क्षेत्र वाले, भारत के उत्तरी भाग वाले जो बताए हैं वो थे एलडी कल्चर। एलडी कल्चर महोदय का कहना था कि जो आर्य हैं वो कश्मीर एवं हिमालय वाले क्षेत्र से आए हुए हैं। दूसरा जो सप्त सिंधु प्रदेश है, ये सब हमने सप्त सिंधु प्रदेश, ब्रह्मर्षि प्रदेश, मध्य देश कहाँ है, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते समय इसको समझ चुके हैं, तो उस पर भी टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। तो सप्त सिंधु प्रदेश हमारा जो है गंगा यमुना के द्वाब क्षेत्र से ऊपर वाले जो क्षेत्र हैं, हरियाणा, कुरुक्षेत्र, पंचाल, तो वहां पे जो सप्त सिंधु प्रदेश है, तो अविनाश चंद्र एवं संपूर्णानंद जो है यह बोलते हैं कि सप्त सिंधु प्रदेश के ही रहने वाले थे कौन, आर्य। मतलब ये भारत को ही बता रहे हैं, भारत में ही रहते थे यार, ऐसा बता रहे हैं। इसके अलावा जो ब्रह्मर्षि प्रदेश है, वहां पर गंगानाथ झा का कहना है कि ब्रह्मर्षि प्रदेश से ही आर्य जो है भारत में ही थे और भारत में ही विस्तार किए। उसके अलावा राजबली पांडे ने मध्य देश से बताया। तो ये चार लोगों का जो है एलडी कल्चर, कश्मीर एवं हिमालय, अविनाश चंद्र एवं संपूर्णानंद कहाँ से बोले तो सप्त सिंधु प्रदेश, गंगानाथ झा तो ब्रह्मर्षि प्रदेश एवं राजबली पांडे तो मध्य देश। ये कभी कभी मिलाने को दे देता है कि किसके अनुसार आर्य कहाँ से आए थे, तो ये हम एक नजर में याद रख सकते हैं। इसके अलावा यदि भारत से बाहर की बात करें तो ये जो बैक्टीरिया और मध्य एशिया वाला देश है, जो हम यहाँ पढ़े कि मैक्स मूलर ने जो 1853 में बताया था, तो यही मैक्स मूलर ने बताया था कि बैक्टीरिया या मध्य एशिया के निवासी थे। उसके अलावा पामीर का पठार भी ओलेनवर्ग एवं एडवर्ड मेनर जो थे, ओलेनवर्ग एवं एडवर्ड मेनर, उन्होंने बताया कि जो पामीर का पठार है उसके पठारी क्षेत्र से आर्य भारत में आए थे। इसके अलावा जो हमारा तिब्बतीय क्षेत्र है, तिब्बत के क्षेत्र से भी दयानंद सरस्वती और पर्जिटर महोदय का कहना है कि ये तिब्बतन क्षेत्र से आए थे। हंगरी, जर्मनी, तो हंगरी में पी गैस एवं जर्मनी का हर्ट एवं पिंका बताते थे। तो ये जो जर्मनी में हर्ट एवं पिंका बताए, तो रहन सहन, वेशभूषा, इनको जर्मनी के तरफ से लगा, तो वो बताया कि आर्य वहीं से आए हुए थे। तो अपना अपना। इसके अलावा आप देखिएगा DS त्रिवेदी है, तो वो अफगानिस्तान वाले क्षेत्र, जो अफगानिस्तान का मुल्तान वाला क्षेत्र है, वहां से बताते हैं। तो ये एक अलग अलग है, लेकिन इसमें अगर सबसे बेस्ट एवं सार्वभौम माना जाए तो ये है मैक्स मूलर का। और ऑप्शनल रहे, ऑब्जेक्टिव के रूप में अगर पूछता है सवाल कि आर्य कहाँ के निवासी थे, तो बैक्टीरिया या मध्य एशिया के थे, जो ईरान के रास्ते भारत कई भागों में आए थे। तो ये कहाँ के थे, तो मध्य एशिया के थे। और किसने ये बताया, तो मैक्स मूलर ने। ये कथन को ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव के रूप में या मिलान करने के लिए इसको भी याद रख सकते हैं। ये आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ का यहाँ प्रश्न आ जाता है। जो दूसरे इतिहासकार हैं वो वस्तुनिष्ठ ना होकर के आत्मनिष्ठ रूप से जवाब देते हैं। तो आत्मनिष्ठ जहां पर आ गया तो वो अपने देश के, प्रदेश के बारे में बताएंगे, लेकिन इसको सार्वभौम मत के रूप में स्वीकार किया गया है और इसी को हम मानेंगे। इसके अलावा यदि स्रोत को देखें तो स्रोत के बारे में अगर पूछे तो वैदिक सभ्यता को समझने के लिए जितने भी स्रोत हैं, पुरातात्विक या साहित्यिक स्रोत, जिनसे वैदिक सभ्यता को समझा जा सके,
तो दो प्रकार के स्रोत हम पढ़ेंगे, पुरातात्विक स्रोत, उसमें अभिलेख हैं और कुछ मृदभांड हैं। तो अभिलेख और मृदभांड में देखते हैं, आइए शुरू करते हैं। तो जो वैदिक सभ्यता को समझने के लिए पुरातात्विक स्रोत मिले हैं, उस स्रोत में सबसे पहले अभिलेख को देखते हैं। दो अभिलेख जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें भी पहला जो एशिया माइनर या बोगजगुई का अभिलेख है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। एशिया माइनर या बोगजगुई अभिलेख ये कहाँ पर है? तुर्की में। याद रखिएगा ये 1400 BC का, इसको नोट कर सकते हैं, यह 1400 BC का अभिलेख है। इस अभिलेख के अनुसार तुर्की में दो कबीले थे। कौन कौन? एक हित्ती कबीला और एक मितन्नी कबीला। जो हित्ती कबीले का राजा था वो था सुबिलम्मा, और जो मितन्नी कबीले का राजा था वो था मती उज्जा। अब इन दोनों में किसी बात को लेकर के लड़ाई होती है। लड़ाई होने के बाद जब लड़ाई खत्म होती है तो एक संधि होती है, और उस संधि में ऐसा सौगंध, 4 देवताओं की सौगंध खाई जाती है, और ऐसा माना जाता है कि भविष्य में लड़ाई ना होगी। तो वो 4 देवताओं की जो सौगंध खाती है, ये इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि तुर्की में वैदिक देवताओं की सौगंध खाई जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये सभ्यता तुर्की में थी, अर्थात तुर्की के लोग वहां से आए थे, तुर्की से मतलब ईरान के रास्ते होते हुए। तो जो इंद्र हैं, वरुण, मित्र और नासत्य, औषधि के देवता, तो किन 4 देवताओं की कसम खाई जाती है माइनर या बोगजगुई के अभिलेख में? तो इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। इसके अलावा एक अभिलेख और है, कस्सी का अभिलेख, ईरान। ये देखिए 1600 BC का अभिलेख है। कब का है? 1600 BC का। इसमें भी यही बताया गया है कि जो आर्य थे वो मध्य एशिया से होते हुए धीरे धीरे करके भारत में आए, कुछ ईरान में रुक गए और कुछ शाखाएं भारत में आए। तो जो भारत में भी आकर के रुक गए वो दास कहलाए, और जो प्रवसन करते हुए इसको आगे बढ़ाए, एक सभ्यता के रूप में विकास किया, तो वो आर्य कहलाए। इसके अलावा मृदभांड को अगर देखें तो मृदभांड 2 प्रकार के मिलते हैं, ऋग वैदिक कालीन मृदभांड और दूसरा उत्तर वैदिक कालीन मृदभांड। तो ऋग वैदिक कालीन मृदभांड जो है उसमें गेरू वर्ण मृदभांड मिलते हैं, गेरुए रंग के, और जो उत्तर वैदिक कालीन है तो इसमें चित्रित धूसर मृदभांड है, PGW। तो उसके बारे में मृदभांड के क्लास का एक अलग क्लास हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें पूरा केवल मृदभांड के बारे में ही पढ़ेंगे। तो ये तो हमारा स्रोत पुरातात्विक स्रोत था। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एशिया या बोगजगुई का अभिलेख, जिसमें तुर्की में 1400 BC का अभिलेख है, और इसमें 4 देवताओं की कसम खाई जाती है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो हमारा देखते हैं ये जो साहित्यिक स्रोत है, तो साहित्यिक स्रोत क्या है? तो वैदिक सभ्यता को समझने के लिए जितने भी लिखित स्रोत हैं उनको एक लाइन में हम साहित्यिक स्रोत या वैदिक साहित्य के रूप में कह सकते हैं। तो वैदिक साहित्य किसे कहते हैं? तो यही जो साहित्यिक स्रोत है वैदिक सभ्यता को समझने के लिए, वही हमारे वैदिक साहित्य हैं। तो वैदिक साहित्य के पढ़ने से पहले वैदिक साहित्य के अंतर्गत आते क्या क्या हैं, तो एक लाइन में जवाब होना चाहिए। वैदिक साहित्य के अंदर क्या क्या आते हैं? तो सबसे पहला वेद, वेद के बाद ब्राह्मण, ब्राह्मण के बाद अरण्यक, और अरण्यक के बाद उपनिषद। यहाँ पर देखिए उपनिषद जो है सबसे अंत में है, तो इसको वेदांत भी कहते हैं, वेदांत या उपनिषद। तो वैदिक साहित्य पढ़ने से पहले ये जो वैदिक साहित्य हैं हमारे, वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद या वेदांत, तो एक बात ध्यान रखेंगे कि ये समकालिक ग्रंथ नहीं है, यानी कि ये जितने भी ग्रंथ हैं ये इस टाइम पीरियड में ही नहीं लिखे गए हैं, इसके पूर्व इसके बाद भी लिखे गए हैं। तो ये क्यों? तो जो वैदिक साहित्य है, जो वैदिक साहित्य जो हम पढ़ रहे हैं अभी पर, तो जो उस समय के वैदिक लोग थे उन लोगों को लिपि का ज्ञान नहीं था, उनको लिपि नहीं आती है। तो आप कहिएगा इनको लिखा कैसे गया, तो वो भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये उस समय का तात्कालिक ग्रंथ नहीं था। क्यों तात्कालिक ग्रंथ नहीं था? क्योंकि उस समय उनको लिपि का ज्ञान ही नहीं था। इसके अलावा हमने पढ़ा था पहले प्राचीन भारत पढ़ते समय कि जिस समय लिपि का ज्ञान ना हो या लिखा गया हो लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया हो, तो उसको किस में रखते हैं? तो आदि ऐतिहासिक श्रेणी में। तो वैदिक सभ्यता भी हमारा आदि ऐतिहासिक श्रेणी में ही आता है, और वैदिक साहित्य भी उसी के अंतर्गत आता है। तो जैसा कि हमने देखा कि वैदिक लोगों को लिपि का ज्ञान नहीं था, लेकिन इसको लिखा गया है। तो इसके उपनाम के रूप में यदि देखेंगे तो वैदिक साहित्य के अन्य उपनाम भी है। वो उपनाम कौन कौन से हैं? तो पहला श्रुति साहित्य। श्रुति साहित्य क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको जो वैदिक साहित्य है, इसको जो ज्ञान है
यह एक ईश्वरीय ज्ञान के रूप में इसको देखा गया। अर्थात ईश्वर ने ऋषि मुनियों को बताया और ऋषि मुनियों ने अपने पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को, दूसरे पीढ़ी ने दूसरे पीढ़ी से तीसरे पीढ़ी को, तीसरे पीढ़ी चौथी पीढ़ी को, तो ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी यह ज्ञान सुन सुन करके आगे बढ़ता रहा। और अंततः हम देखेंगे कि महर्षि कृष्ण द्वैपायन जो वेद व्यास हैं, उन्होंने इस ज्ञान का संकलन एक रचना के रूप में कर दिया, वेदों के रचना के रूप में। तो उस प्रकार से वेद हमारे लाइमलाइट में आए। इसके अलावा अगर देखें तो इसका एक और नाम है अपौरुषेय। अपौरुषेय मतलब जिसकी रचना पुरुष या व्यक्ति ने नहीं किया हो, अर्थात यह एक ईश्वरीय ज्ञान है और ईश्वर द्वारा प्रदत्त जो बातें संकलित की गई हैं उसको संकलन किया गया है, ना कि उसको लिखा गया है। तो इसका एक और नाम अपौरुषेय है, किसका? वैदिक साहित्य का। इसके अलावा नित्य या शाश्वत, तो हम जानते हैं कि भगवान या उसके जो ज्ञान है वो शाश्वत है, नित्य है, भगवान हमेशा है, नित्य है, तो इसको नित्य या शाश्वत ग्रंथ के रूप में भी देखते हैं। इसके अलावा जब सारे चीजों को संग्रहित कर दिया गया तो इसको संहिता भी बोलते हैं। तो ये चार इसके उपनाम है वैदिक साहित्य के। कौन कौन से? श्रुति साहित्य भी कहते हैं, अपौरुषेय भी कहते हैं, नित्य शाश्वत भी कहेंगे या संहिता भी कहेंगे। तो अभी तक हमने देखा कि वैदिक साहित्य, वैदिकों को लिपि का ज्ञान नहीं था, यह उस समय का समानांतर या तात्कालिक ग्रंथ नहीं था, यह आद्य ऐतिहासिक श्रेणी में है। अब वैदिक साहित्य के अंदर आते क्या क्या है? तो वेद, ब्राह्मण। वेद में हमने देखा था कि ऋग्वेद सबसे पुराना है, और यहाँ पर ध्यान देंगे ये जो ऋग्वेद है, यहीं से आप बांट लीजिए। ऋग्वेद से केवल पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल की जानकारी मिलती है, और पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल की जानकारी बाकी कहीं से नहीं प्राप्त होती है। कहाँ से मिलती है? तो केवल ऋग्वेद से। और यही कारण है कि पूर्व वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे तो यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, इन सबों से हमें किसकी जानकारी मिलती है? तो उत्तर वैदिक काल की। तो ऋग्वेद में देखेंगे तो यहाँ पर वेद कितने आप लोग हमेशा पढ़ते होंगे? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद में देखेंगे तो लगभग सभी प्रकार की जानकारी है, भगवान की स्तुतियां, यज्ञ, स्तुति, हर कुछ है उसमें। मतलब आप इन जो यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में है वो सारी चीजें ऋग्वेद में भी है। स्पेशली देखा जाए तो यजुर्वेद में धार्मिक कर्मकांड के बारे में बताया गया है, सामवेद में संगीत गायन का ज्यादा उसमें विस्तार पूर्वक चर्चा है, कृषि का चर्चा है। अथर्ववेद में लौकिक शक्तियां, जादू टोना, टोटके, तंत्र मंत्र, वशीकरण, ये सब बताया गया है। कीटनाशक दवाइयों के बारे में बताया गया है। तो पहले जो है अथर्ववेद को वेदों के श्रेणी में नहीं रखा जाता था, ये तीन वेद मिला दिए जाते थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। तो इन तीनों को मिला करके वेद त्रय, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है वेद त्रय में कौन कौन से आते हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, वेद त्रय। इसके अलावा अगर जब बाद में अथर्ववेद को भी शामिल कर लिया गया तो चारों वेदों को मिला करके वेद चतुष्टय कहा जाने लगा। तो वेद त्रय में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, और वेद चतुष्टय में चारों हमारे आ जाएंगे। इसके अलावा ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? तो ब्राह्मण ग्रंथ अर्थात वेदों की कुंजी, वेदों को समझने के लिए। देखिए ऋग्वेद जितना है छंदों में लिखा हुआ है, पद्यों में लिखा हुआ है, इसको समझना गूढ़ है, इसको जनमानस समझ ही नहीं पाता है। तो इसको समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों का लिखा गया। और ब्राह्मण ग्रंथों में और कुछ नहीं, वेदों को जनमानस तक पहुंचाने के लिए सरल और सुगम्य भाषा में इन्हीं की चीजों को गद्य रूप में लिखा गया है। वेदों के जो ज्ञान है उनको गद्य रूप में किस में लिखा गया है? तो ब्राह्मण। हम देखेंगे कि ऋग्वेद में त्रयोदशी की ब्राह्मण है इनके। इसी तरह सब जब वेद पढ़ेंगे तो एक एक वेद के जो भी ब्राह्मण है उनको देखेंगे। अगला हमारा आता है अरण्यक। अरण्यक मतलब होता है जंगल। तो अरण्यक जंगल में गुरु और शिष्य बैठ करके जो दार्शनिक रहस्यवादी सिद्धांतों पर चर्चा करते थे, उस पर ज्ञान प्राप्त करते थे, तो वही है हमारा अरण्यक। मतलब अरण्यक का जो मेन उसके अंदर का जो टॉपिक है पढ़ने का वो है दार्शनिक और रहस्यवादी सिद्धांत। उसके बाद हमारा उपनिषद या वेदांत आता है। उसमें क्या है कि उसमें गुरु उपनिषद मतलब समीप, उप मतलब समीप, निषद मतलब बैठना। तो समीप बैठकर गुरु जब शिष्य जब गुरु के समीप बैठकर दार्शनिक सिद्धांतों पर चर्चा एवं तथा ज्ञान प्राप्त करता है तो उसको हम उपनिषद पढ़ेंगे। जब उपनिषद पढ़ेंगे तो देखेंगे कि मुंडको उपनिषद है, उसके अलावा 10 उपनिषद पे आदि गुरु शंकराचार्य ने भाष्य कमेंट भी लिखा है।
तो वो सब आगे की चीजें हैं, इनको हम पढ़ेंगे एक एक करके। तो अगला वीडियो में हमारा जो रहेगा इसी वैदिक साहित्य या ये जो वैदिकोत्तर साहित्य तो आगे आ जाएगा। वैदिक साहित्य के हम जो वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद ये हैं, इनको एक चार्ट के माध्यम से और एक एक करके सबको पढ़ेंगे। इनके ब्राह्मण कौन है, इनके पढ़ने वालों को क्या बोलते हैं, कितने श्लोक हैं, कितने प्रकरण हैं, कितने करण है, कितने खंड है, हर कुछ को देखेंगे, सारे टॉपिक को देखेंगे। तो अभी इसमें से वैदिक सभ्यता से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है कि इसको वैदिक सभ्यता में वैदिक शब्द विद धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ जानना या ज्ञान है। इसके कालखंड देख लिए 1500 से लेकर 600 BC। उत्पत्तिकर्ता कौन है, आर्य निर्माता के रूप में। आर्य क्या है, निवासी कहाँ के थे, किनके क्या मत थे। इसके अलावा स्रोत में पुरातात्विक स्रोत, अभिलेख एवं मृदभांड को देखा। अगर साहित्यिक स्रोत में वैदिक साहित्य को समझा, वैदिक साहित्य क्या है तो एक लाइन में बताएंगे, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें और डीप से पढ़ेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक एवं शेयर करें। धन्यवाद।